हेलो स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे और इसमें जो है हमारे सर्वोच्च न्यायालय इसका गठन किस प्रकार से होता है, इसके क्या क्या कार्य हैं और न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, ये वाला अध्याय चल रहा था। पिछले वीडियो के अंदर हमने न्यायालय की सर्वोच्चता किस प्रकार से है, किस प्रकार एक न्यायाधीश जो है स्वतंत्र रह के कार्य कर सकता है, उसे पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है, वो कितनी कठोर है अथवा लचीली है, ये हमने कल देख लिया था। आज की क्लास में हमें न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है वो पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और वो किस आधार पे करता है वो भी हमने देखा था कि उसे राजनीति का अनुभव होना चाहिए। 10 वर्ष तक वो किसी जो न्यायालय है उसके अंदर अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के पद पे कार्यरत रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा ज्ञाता हो। उस व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति के द्वारा न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब इसकी हम नियुक्ति की बात करते हैं कि कौन सी प्रक्रिया है और किन अनुच्छेदों के अंदर इसका वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। करता कौन है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें परामर्श कौन देता है? मुख्य न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो सलाह करता है। मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, जो भी बोबड़े साहब हैं इनसे पहले रंजन गोगोई थे जिसे राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि नियुक्ति के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास है। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहने के ऊपर नाम मात्र की हमारे पास कार्यपालिका है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? अनुच्छेद 52 के अंदर भी लिखा हुआ है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन वो अपनी समस्त शक्तियों का और अधिकारों का उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, इसकी सलाह के लिए प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है किस प्रकार का है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने तो दिखावे के अंदर की है, वास्तविक तौर पर किसने की है? मंत्रिपरिषद ने की है। ठीक है, 1982 से 1998 के बीच ये विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। ठीक है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि राजनीति से इसको दूर रखना है। ठीक है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मतलब मंत्रिपरिषद कर रही है। तो ये एक प्रकार से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अधीन हुआ, है ना। और ऐसा ही विषय जो है 1982 से लेके 1998 के बीच में जो है बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा गया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है। ठीक है, पहले हमें लगता था कि जो मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का वो सलाहकार है राष्ट्रपति के लिए नए न्यायाधीश की या राज्यों के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूरी माननी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। लेकिन हम राष्ट्रपति की शक्तियों में जब पढ़ते हैं, उसकी जो शक्तियां हैं उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति किसी बात के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है। ठीक है, लेकिन उस सलाह को माने इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक नई व्यवस्था की। इस सारे जो सब चीजें हो रही थी इनसे दूर होने के लिए क्या की? इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा। इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इसे कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। जब 1982 से लेकर 1998 के बीच इस विषय के ऊपर बार बार विवाद आया, ठीक है, तो एक नई व्यवस्था सामने आई, और उस नई व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति की सलाह को नहीं लेने के साथ या राष्ट्रपति को न्यायाधीश के द्वारा सलाह नहीं देने के स्थान पर क्या किया गया कि एक तो
जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है, हम सीजेआई के नाम से जानते हैं, और दूसरे जो 30 सदस्य होते हैं, 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। अभी तो इनकी संख्या बढ़ा के 33 करती है, लेकिन पहले जो है इनकी संख्या 30 थी। इनमें से या ये जो अन्य न्यायाधीश है 30 या 33, इनके अंदर से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश उम्र के हिसाब से हो सकते हैं अथवा योग्यता के हिसाब से हो सकते हैं। तो एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलके, मतलब ये 5 लोग हुए। इन 5 लोगों के द्वारा, ये जो 5 लोग हुए, इसे एक नई व्यवस्था का नाम दिया गया हमने हमारे द्वारा, और इसे क्या कहा गया? कोलिजियम व्यवस्था कहा गया। ठीक है, तो इन 5 लोगों से मिलकर कोलिजियम व्यवस्था बनती है, और ये 5 लोग, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठ हैं, ये 5 लोग मिलकर कोई एक व्यक्ति का नाम सुझाते हैं और उसे ही सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। सामूहिकता का, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर, एक तो ये और 4 अन्य न्यायाधीश, ठीक है, इन्होंने मिलकर किया, इसलिए सामूहिकता का सिद्धांत हो गया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव है, इनका अधिक प्रभाव हो गया, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा हो गई ना भाई। इनकी संख्या 5 हो गई, पहले तो एक ही था मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अब इनकी संख्या 5 हो गई। ये तय करते हैं, और इनके द्वारा जो तय किया गया नाम है, सामान्य रूप से उसी को स्वीकार कर लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के रूप में। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अभी भी, क्योंकि हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों में कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसकी भूमिका को बढ़ा दिया है 1998 के बाद। पहले केवल एक ही होता था, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है सीधे रूप से मंत्रिपरिषद के द्वारा संचालित होता है या उसी के अनुसार कार्य करता है, तो राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा था। लेकिन बाद में एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 अन्य न्यायाधीश जोड़ दिए, तो इनका प्रभाव ज्यादा हो गया, 5 लोग हो गए। ठीक है, और इन 5 के द्वारा और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है न्यायपालिका की नियुक्तियों के संबंध में। समझ में आया यहाँ तक? आगे चलिए। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में नियुक्तियों की नई प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। ठीक है, एक नई प्रणाली आई, ये तो हो गई पुरानी बात। ठीक है, यहाँ तक कि इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश मिलके जो है कोलेजियम का निर्माण करते हैं, उनके द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, संविधान के अंदर 99वां संविधान संशोधन होता है 2012 या 2015 के अंदर, और उसके अंदर एक नई व्यवस्था निकल के आती है। वो क्या है, हम इसको पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के 99वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 99वां संविधान संशोधन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसे आप अंडरलाइन कर लें, स्टार लगा लें। संशोधन द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो पहले कोलेजियम था, इस कोलेजियम के स्थान के ऊपर एक नया आयोग जो है वो लेके आया, तो उस आयोग का नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा इस नए जो नियुक्ति आयोग बनाया सरकार के द्वारा, या अधिनियम नया लाया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, इसे क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। आगे चलते हैं, क्यों किया। उच्च न्यायपालिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कॉलेज प्रणाली को बहाल कर दिया। बहाल करने का मतलब है सुचारू, या उसे ही लागू करना। ठीक है, जो पुरानी कॉलेजियम प्रणाली थी जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीश, उसी को लागू कर दिया। और जो 99वें संविधान संशोधन के द्वारा नया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम लाया, उसे निरस्त कर दिया, असंवैधानिक उसे घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, जब हमारी बात को कोई नहीं मानता तो हमें उससे झगड़ा करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे घर में हमारे छोटे बहन भाई होते हैं, हमारे पिताजी वगैरह से हमारी छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा फैसला किया गया
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम जो है केंद्र सरकार लाती है, ध्यान है, कोई भी अधिनियम जो है संसद के अंदर लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मतलब सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अगर उसे स्वीकार नहीं किया गया तो दोनों के मध्य टकराव की स्थिति होगी। ठीक है, वर्तमान सरकार न्यायाधीशों की जवाबदेहिता और अधिक पारदर्शिता की व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्ति की गई व्यवस्था लाना चाहती थी। ठीक है, अधिक पारदर्शिता इसके अंदर होना चाह रही थी। अभी जो कोलेजियम व्यवस्था है इसके अंदर वैसे तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से न्यायाधीश के द्वारा दिए हुए फैसले या सर्वोच्च न्यायालय की या किसी भी न्यायाधीश की जो है खुले मंच से क्या नहीं कर सकते, उसकी आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था है इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश हैं, तो इसके अंदर क्या है कि परिवारवाद आ सकता है। ठीक है, अपने व्यक्ति को लाभ देने की बात आ सकती है या किसी से लाभ प्राप्त हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था है, इसमें पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है, नई व्यवस्था लागू करना चाहती थी सरकार। लेकिन क्या हुआ, ताकि नियुक्तियों में भाई भतीजेवाद की प्रवृत्ति को रोका जा सके, क्योंकि उन लोगों के अंदर किसी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं है। जो उन 5 लोगों ने तय कर दिया वो फाइनल है। ठीक है, उन 5 लोगों ने जो तय कर दिया और राष्ट्रपति को सलाह देती कि भाई साहब इसको जो है आपको नियुक्ति देनी है। ठीक है, तो उसके अंदर किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है ना, क्योंकि उसमें पारदर्शिता नहीं है। और ऐसी पारदर्शिता नहीं होने के ऊपर भाई भतीजावाद जो है इसकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। तो इसको रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ऐसा करना चाहा, जिसमें जवाबदेही भी न्यायाधीशों की क्या हो, जवाबदेही हो। अब आगे क्या होता है, इस परियोजना केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति को कोलेजियम प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 13 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग 2014 और 99वां संविधान संशोधन 2014 के सूचित किया। इसको अंडरलाइन कर लेना, पूछा जा सकता है कि कब लाया गया, इसकी तारीख भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो 13 अप्रैल 2015 को लाया गया, 99वां संविधान संशोधन था। ध्यातव्य है कि हमें ध्यान है कि इन दोनों अधिनियमों से संबंधित 2 विधेयक क्रमशः 2 विधेयक आए। कौन कौन से, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 और 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। ये विधेयक है, संशोधन नहीं है। विधेयक मतलब संशोधन करने के लिए बिल लाना, है ना, संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए बिल लाना जो होता है विधेयक, जिसे हम बिल बोलते हैं। ठीक है, और जब वो पारित हो जाता है तब होता है अधिनियम। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक कानून नहीं बनता है कोई भी चीज। ठीक है, तो ये क्या है, जब तक बिल ही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 2014 लोकसभा में 13 अगस्त 2014 को और राज्यसभा के अंदर 14 अगस्त 2014 को सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया। देखो यहाँ एक चीज समझने की बात और भी है कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं या नहीं होते हैं उसकी बात है। अगर उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन करने के ऊपर पाया जाता है तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उस संशोधन को जो है निरस्त किया जा सकता है, निश्चित किया जा सकता है। निरस्त शब्द को संविधान के अंदर निश्चित कहा जाता है। ठीक है ना, 14 अगस्त 2014 सर्वसम्मति से पारित हो गया। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत, संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है 368। ठीक है, और इसके भी नियम 2 के तहत निर्धारित आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन मिलने के बाद, है ना, इसके अंदर जो कहा गया संविधान संशोधन की हमारे यहाँ पर 3 विधियां हैं। ठीक है, ध्यान में है कौन कौन सी है। नंबर 1 तो है सामान्य के द्वारा, संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा उसे पारित कर दिया जाए, संविधान में संशोधन हो जाता है। दूसरी जो विधि है उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा को दोनों अपने अपने सदनों के अंदर अपने अधिकतम बहुमत 2/3 बहुमत से उसको पारित करना पड़ेगा। और तीसरी जो व्यवस्था है, ये दोनों व्यवस्था तो हमारे संविधान में संशोधन की लचीली, ठीक है, इसके अंदर 2/3 बहुमत हो गया या सामान्य बहुमत से। लेकिन तीसरी जो प्रक्रिया है उसमें ऐसा है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से उसे पारित किया जाए। साथ ही भारतीय संघ के जितने राज्य हैं उनमें आधे से अधिक, ठीक है, जैसे वर्तमान में 28 हैं, तो 15 राज्यों के द्वारा अगर उसे पारित कर दिया जाता है, अनुमोदित कर दिया जाता है, तो उसके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून जो है लागू होगा। और ऐसा ही कानून अभी कौन सा था, जीएसटी था। ठीक है, और ऐसा ही कानून जो है राष्ट्रीय नियुक्ति अधिनियम था। ठीक है, देखो इसमें सब बातें हो गई है, लोकसभा ने भी पारित कर दिया 13 अगस्त को, राज्यसभा ने भी कर दिया, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों ने भी दिसंबर 2014 के अंदर इसको पारित कर दिया। ठीक है, और राष्ट्रपति ने इन दोनों विधेयकों को मंजूरी भी दे दी। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में 99वां संविधान संशोधन
हो गया। ठीक है, जो बिल रखा गया था इस संशोधन के लिए उसकी संख्या तो 121 थी और जो संशोधन हुआ वो था 99वां। 2014 के रूप में और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 नियुक्ति अधिनियम 2014 के रूप में 31 दिसंबर 2014 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। सरकार के द्वारा कोई भी योजना, कोई भी संशोधन, कोई भी बात होती है वो उसके गजट पत्र में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, गजट पत्र को राजपत्र के नाम से जानते हैं, इसके अंदर प्रकाशित कर दिया गया। कब किया गया? 31 दिसंबर 2014 को। ठीक है, केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2015 को इस अधिनियम में प्रभावित होने की तिथि निर्धारित कर दी कि ये जो अधिनियम है ये कब से? 13 दिसंबर 2015 से प्रभावित होगा संपूर्ण राष्ट्र में। ठीक है, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से ज्ञात एक आयोग होगा जिसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, एक ऐसा आयोग बनाया जाएगा, इसका मुख्य अध्यक्ष कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से इसके सदस्य होंगे। ठीक है ना, इसका कारण भी हम जानेंगे कि क्यों इसे जो है हटाया गया। अध्यक्ष कौन हो गया? भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, जहां पहले सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते थे, अब उनके स्थान पर इनकी संख्या हो गई 2। तो एक तो कौन हो गया? अध्यक्ष, 2 हो गए वरिष्ठतम न्यायाधीश। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री है ना, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री जो है वो इसके अंदर एक व्यक्ति, मतलब ये कौन हो गया? ये सरकार से हो गया, सरकार से हो गया ना। ठीक है, मतलब ये किससे संबंधित हो गया? व्यवस्थापिका से। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से आप क्यों मान के चलिए, विधायिका लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, 2 प्रबुद्धजनों के अंदर क्या व्यवस्था होगी कि एक तो उस सरकार के अंदर जो कानून बचा गया था और एक विपक्ष सरकार का। ठीक है, तो 2 व्यक्ति ये हो गए, 2 प्रबुद्धजन। और इन 2 प्रबुद्धजनों का क्या व्यवस्था होगी? एक तो जो सरकार विपक्ष में बैठी है, जैसे भी बीजेपी सरकार में कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, तो उसके अंदर से एक व्यक्ति और एक बीजेपी का ही कोई एक आदमी, मतलब जो जिसकी सत्ताधारी पार्टी है उसी का एक व्यक्ति जो है होगा। इस प्रकार 3 तो इनके सदस्य हो गए, एक तो मुख्य न्यायाधीश, 2 न्यायाधीश, एक कानून मंत्री और 2 अन्य व्यक्ति। ठीक है, तो 3 व्यक्ति तो न्यायपालिका से और 3 व्यक्ति किससे हो गए? विधायिका से, मतलब सरकार से हो गए। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया ना, है ना। और हम इससे पहले जब सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ रहे थे कल वाली वीडियो में, तो हमने देखा कि इसको व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखना है, तभी ये सर्वोच्च रहेगा, है ना। क्योंकि नियुक्ति के संदर्भ में अगर इसके अंदर दबाव आ गया कि सरकार के द्वारा नियुक्तियां की जानी है, तो ऐसे व्यक्ति का ही नियुक्त करेंगे जो सरकार के पक्ष का हो। ठीक है, और अगर कोई सरकार के पक्ष का होगा तो फिर वो स्वतंत्रता कहाँ होगी? ठीक है ना, इसीलिए अब आगे चलते हैं। इस प्रकार इसमें कितने सदस्य हो गए भाई? 6 सदस्य इसके अंदर हो गए, 3 न्यायपालिका से और 3 सरकार से। उल्लेखनीय है कि 2 प्रबुद्ध विख्यात व्यक्तियों का चयन प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है, लोकसभा के विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा किया जाएगा। इन 2 प्रबुद्ध विख्यात व्यक्तियों में एक व्यक्ति का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों या महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। मतलब इनके जो एक व्यक्ति होगा ना, 2 प्रबुद्ध जन होंगे, 2 में से एक तो कौन हो गया? विपक्ष का नेता, है ना। दूसरा कौन होगा? तो दूसरा व्यक्ति होगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह दी जाएगी। वो कौन हो सकता है? अनुसूचित जाति से हो सकता है, अनुसूचित जनजाति से हो सकता है, ST SC OBC से, या फिर महिला हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक का नाम निर्दिष्ट कर सकता है प्रधानमंत्री। ठीक है, उल्लेखनीय है कि उपयुक्त संविधान संशोधन का सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक पीठ ने निरस्त कर दिया अपने न्यायिक पुनरावलोकन के तहत। इसके बाद आता है न्यायाधीशों के पद से हटाना। ठीक है, और न्यायाधीश को पद से किस प्रकार हटाया जाता है, कौन सी प्रक्रिया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।